नाउ वन नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3। देखो इस एक्सरसाइज का जो कंसेप्ट है, स्टार्टिंग का जो इनिशियल कंसेप्ट है वो मैं आपको क्वेश्चन से क्लैरिफाई करता हूँ। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है आपका, राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट 1, वैल्यू इज 2 -4 0 3। अब यहाँ पे दो वर्ड्स यूज हुए हैं, एक माइनर्स, क्या फाइंड करना है आपको, माइनस, और दूसरा क्या है, कोफैक्टर्स। आपको माइनर्स और कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो डिटरमिनेंट के माइनर्स और कोफैक्टर्स कैसे फाइंड किए जाते हैं ये समझो। देखो माइनर्स 2/2 बहुत ही सिंपल होता है। जैसे कि ये पोजीशन क्या है बस ये बता दो, ये एलिमेंट किस पोजीशन पर है, A11, तो पहला माइनर आप फाइंड करोगे M11। इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, A12, तो फिर आप फाइंड दूसरा माइनर क्या होगा, M12। A13 तो M13, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम नहीं, A21 M21, ये A21 है ना, तो M21, और ये क्या हो गया आपका M22। यानी कि जितने आपके एलिमेंट्स की पोजीशन है उतने ही माइनर्स, उतने ही क्या होंगे कोफैक्टर्स, उतने ही क्या होंगे कोफैक्टर्स। तो अगर मैं कोफैक्टर्स की बात करता हूँ तो ये भी मैं लिख लेता हूँ। कोफैक्टर्स को मैं सिंबल ले लेता हूँ कैपिटल सी, और माइनर का तो हो गया कैपिटल M। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपकी बुक में वैसे कैपिटल A में दिया होगा, ठीक है। तो जैसे कि C11, तो दूसरा कोफैक्टर क्या होगा, C12, फिर क्या होगा C21 C22। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई आपको कि जितने एलिमेंट्स उतने ही माइनर्स, उतने ही कोफैक्टर्स। अब निकाला कैसे जाता है वो समझो। जब आप M11 कहते हो तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, तो क्या रह गया 3, तो ये आपका M11 हो गया। जब आप M12 कहते हो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, क्या रह गया 0। जब आप M21 कहते हो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, तो क्या हो गया -4। जब आप M22 कहते हो सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, तो क्या हो गया 2 हो गया। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो जी, अब कोफैक्टर्स का जो बेसिक फॉर्म होता है वो होता है Cij इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर i + j और Mij। ये आपका कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है। तो Ij 11, तो इक्वल टू क्या होना चाहिए, -1 रेज़ टू पावर 1 + 1, राइट। और Mij क्या हो जाएगा M11। तो -1 रेज़ टू पावर 1, तो बेसिकली ये क्या हो गया M11। तो C11 की वैल्यू वही होगी जो M11 की वैल्यू है, दैट इज 3। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। ऐसे आप आ जाओ C12। तो C12 -1 रेज़ टू पावर 1 + 2, और ये हो गया जी M12। ये क्लियर हो गया, 1 + 2 3, और पावर अगर ऑड है तो -1, तो ये हो गया -M12। M12 कितना था 0, तो -0 तो 0 ही हो गया, समझ पा रहे हो, ठीक है। C21, तो जब आप C21 फाइंड करोगे, C21, तो ये क्या हो जाएगा जी -1 रेज़ टू पावर 2 + 1, और इनटू में क्या हो जाएगा M21, 2 + 1 अगेन ऑड, तो माइनस, तो ये हो गया आपका -M21। M21 की वैल्यू कितनी है -4। देखो माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो मैं बोल सकता हूँ ये +4 आएगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसी तरह से जब आप C22 निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा -1 रेज़ टू पावर 2 + 2, और इनटू में क्या हो जाएगा M22, पावर इवन, तो ये हो गया आपका इक्वल टू M22। एंड वैल्यू ऑफ M22 क्या हो गया आपका 2। वैल्यू ऑफ M22 इज 2, तो दिस इज 2। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का कंसेप्ट है, ठीक है। अब पार्ट 2 जो क्वेश्चन फर्स्ट का है वो आपका होमवर्क में रहेगा, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का मैं पार्ट 2 करवा रहा हूँ, पार्ट 1 आपका होमवर्क पे रहेगा। पार्ट 2 में क्या है आपका, ये 3/3 ऑर्डर का है, 104, 104,
3 5 माइनस 1, 3 5 माइनस 1 एंड 0 1 2, 0 1 2, ये आपकी डिटरमिनेंट वैल्यू। और आपको क्या फाइंड करना है? माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, माइनर्स एंड कोफैक्टर, ठीक है। तो माइनर्स में जितने एलिमेंट्स उतने माइनर्स। तो पहले आप फाइंड करोगे M11। अब देखो M11 कैसे फाइंड करोगे। मैं यहाँ से फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो ये 4 एलिमेंट रह गए, समझ पा रहे हो इस चीज़ को, क्योंकि अब आपको प्रैक्टिस हो गई होगी। तो 5 2 जा क्या हो गया 10 विद माइनस साइन, विद माइनस साइन। या फिर मैं अगर आपको एग्जैक्टली बताऊं M11 क्या होगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो तो जो वैल्यू है ये आपका M11 है, ये आपका M11 है, ये आपका क्या है M11। और इसी के साथ अगर मैं आपको C11 पूछूं, अब इतना समझ में आ गया होगा कि अगर पावर आपकी क्या है इवन, क्योंकि 1 + 1 पावर इवन है, तो जो माइनर है वही होगा आंसर। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 5 2 जा क्या हो गया 10 और विद माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो अगर M11 11 है तो एग्री कर तो C11 भी 11, अगर M11 11 है तो C11 भी क्या होगा 11 होगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट क्या होगा आपका M12। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मैंने छोड़ दिया, तो क्या रह गया 3 0 -1 2, 3 0 -1 और 2, 3 2 जा क्या हो गया 6, और ये तो आपका वैसे ही 0, तो ये आपका कितना आ गया 6। लेकिन जब मैं C12 निकालूंगा तो मुझे दिखाई दे रहा है 2 + 1 3, ये तो ऑड हो गया, तो इसका मतलब ये मेरा होगा -6, ये मेरा क्या होगा -6। कहानी क्लियर, ठीक है। इसी तरह से जब मैं M13 निकालूंगा, M13, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, 3 0 5 1, तो आपने लिखा 3 0 5 1, 3 1 जा 3, ये तो 0, तो ये आपका आ गया 3। अब C13 जो होगा आपका, ये आपका इवन ही होगा, तो ये आपका एज इट इज 3 ही आ जाएगा। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू जो आप फाइंड करोगे वो होगा M21, M21। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दूं तो क्या होगा 0 1 4 2, तो क्या होगा जी 0 1 4 2, 0 1 4 2, 0 × 2 0 विद माइनस साइन, तो -4, तो ये तो आ गया -4। और इसी के साथ अगर C21 फाइंड करते हो, C21 तो ऑड पावर, तो ये क्या होना चाहिए आपका 4, उसका अपोजिट ये क्या होना चाहिए आपका 4, ठीक है। अब बिना इसको करे, ये तो अभी आप ऐसे कर रहे हो, अब बिना ये बनाए डिटरमिनेंट साइन इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब हम फाइंड करेंगे M22, M22, तो बताओ क्या होगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया, 1 2 जा 2, ये तो 0, तो 2 होगा, तो ये हो गया 2। अब ये भी बता दो C22 क्या होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए, क्या होना चाहिए 2, हो गया क्लियर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी M23, M23 सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, 1 × 1 1, और ये तो 0, तो ये तो भैया 1 आ गया। लेकिन अगर मैं C23 फाइंड करता हूँ, -1, क्या आएगा -1, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। फिर हम क्या फाइंड करेंगे M31, M31, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, ये हो गया 0 विद माइनस साइन, -20, -20, ये तो आ गया -20। बट अबाउट C31 -20, क्योंकि पावर क्या है इवन, पावर क्या है आपकी इवन। देन नेक्स्ट M32, M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, 1 × -1 विद माइनस साइन, -1 -12 कितना हो गया -13, तो ये हो गया -13। व्हाट अबाउट C32, दैट इज 13, दैट इज 13, क्लियर हो गया। थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया, ये हो गया -1 विद माइनस साइन 12, तो -12 -1 -13, लेकिन ये ऑड पावर है तो कोफैक्टर जो होगा वो साइन अपोजिट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा जी M33, M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, तो 1 × 5 5, माइनस क्या हो गया 0, तो 5 - 0 कितना हो गया 5। व्हाट अबाउट C33 5,
दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, क्वेश्चन नंबर 3 और स्पेशली क्वेश्चन नंबर 4, ये कंसेप्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का कंसेप्ट है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 आपको डिटरमिनेंट गिवन है 538 201 201 1 2 3 1 2 3। आपको कहा जा रहा है इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आप इवेल्युएट करो यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो। ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब ध्यान से समझना इस चीज को। यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो, पहले मैं आपको कंसेप्ट क्लैरिफाई करता हूँ। डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट कैसे करना है तो आप सीख चुके हो, एक्सपेंड अलोंग R1 R2 R3 या C1 C2 C3, तो आपको पता है ना। अब आप इस कंसेप्ट के बाद डिटरमिनेंट को आप इस कंसेप्ट से भी फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड किया जाता है? अगर मैंने आपको कहा कि डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करो यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो, तो मुझे बताओ सेकंड रो के जो कोफैक्टर्स होंगे वो क्या क्या होंगे। इसको क्या कहोगे? कौन सी पोजीशन है? C21, फिर C22 एंड देन C23 होंगे। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। और अगर सेकंड रो के मैं एलिमेंट पूछूं तो क्या होंगे एलिमेंट? आप कहोगे A21 A22 और A23। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब कंसेप्ट ये होता है आपका कि जिस भी रो या कॉलम के कोफैक्टर्स का यूज करके आपको डिटरमिनेंट को क्या करना है? इवैल्यूएट करना है। उसी के एलिमेंट का प्रोडक्ट करके उसको सम करना होगा। जैसे कि अगर मुझे इसको यूज करना है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? C21 इंटू A21 प्लस C22 इंटू A22 प्लस C23 इंटू A23। ये करना होता है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉलम 1, फर्स्ट कॉलम, तब डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? अगर फर्स्ट कॉलम की बात करता हूँ तो ये क्या है? 1 1 A11 और इसके साथ में फिर क्या होना चाहिए? C11। ये क्या है? A21, तो ये क्या हो जाएगा? A21 और इसके साथ में क्या होना चाहिए? C21। और ये क्या है आपका? A31, तो ये क्या हो जाएगा? C31। ये क्लियर हो गया? तो ये आपका, आप ये कह रहे हो कि डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर मैं फर्स्ट कॉलम, ये क्या है? यूजिंग फर्स्ट कॉलम कोफैक्टर्स, दोनों से आपकी वैल्यू सेम ही आएगी। मैं चेक भी करवा देता हूँ। पहले मुझे बताओ C21 क्या होगा? कोफैक्टर C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 3 जा 9, 9 माइनस 16 कितना? -7 और 2 1 तो +7, तो ये हो गया +7। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 5 3 जा 15, 15 माइनस 8 अगेन 7, और पावर क्या होगी? इवन, तो 7 ही रहेगा। C23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 5 2 जा 10, 10 माइनस 3 7, लेकिन पावर क्या है? ऑड, तो -7। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो आगे। अच्छा, A21 क्या है? A21 है आपका 2 और A22 क्या है? यानी कि एलिमेंट 0 और A23 क्या है आपका? 1। A23 क्या है आपका? 1। ठीक है। with the help of this method, by using cofactors of second row, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या होगी जी?
वैल्यू ऑफ डेटर्मिनेंट क्या होगी, A21 C21 प्लस A22 C22 प्लस A23 C23, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। A21 कितना है आपका 2, C21 कितना है 7, A22 कितना है 0 और C22 कितना है 7, A23 कितना है 1 और ये कितना है -7, इसमें कोई डाउट। ये क्या हो गया 14, ये 0 -7, तो आपका आंसर आ रहा है 7। आपका आंसर क्या आ रहा है 7। तो पहले तो इसको नोट डाउन। ओह बोलो तो सही, ठीक है। पहले इतना करो, फिर फर्स्ट कॉलम से निकाल के देखते हैं क्या आएगा। तो ये जब हमने सेकंड रो को यूज़ किया तो डेटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई हमारी 7। अब हम करते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट कॉलम कोफैक्टर, बाय यूजिंग फर्स्ट कॉलम कोफैक्टर। तो यूजिंग फर्स्ट कॉलम कोफैक्टर्स, यूजिंग फर्स्ट कॉलम कोफैक्टर्स, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आपको फाइंड करना है C11। अब फर्स्ट कॉलम कोफैक्टर का मतलब हम ये कह रहे हैं, ये हो गया फर्स्ट कॉलम, राइट। तो इसमें पहली पोजीशन है C11, तो C11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, 0 × 3 0 -2, अब ये -2 ही रहेगा, राइट। C21 बेसिकली कहने का मतलब ये है कोफैक्टर्स वो डायमंड एलिमेंट वाला ही सिस्टम है। अब देखो इसमें डायमंड एलिमेंट यही है ना, तो इसी कोफैक्टर्स के साइन चेंज होंगे, समझ पा रहे हो, इसी कोफैक्टर्स के साइन चेंज होंगे। फर्स्ट कॉलम C21, ये हो गया आपका C21, ये आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 3 जा 9 -16, तो कितना -7, और ये डायमंड एलिमेंट है, यानी कि ये कोफैक्टर में साइन चेंज होगा, ये हो गया 7। फिर आ जाओ जी C22, नहीं C31, फिर क्या हो गया C31, ये वाला एलिमेंट, इसकी पोजीशन क्या है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखो, अब जब इसको छोड़ोगे 3 1 जा क्या हो जाएगा 3 -0, तो ये 3 हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका 3। अगर मैं एलिमेंट की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, एलिमेंट की, तो एलिमेंट तो 5 2 1, तो A11 क्या हो गया 5, A21 क्या हो गया 2 और A31 क्या हो गया 1, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यूजिंग फर्स्ट कॉलम कोफैक्टर्स वैल्यू ऑफ डेटर्मिनेंट क्या होगा -2 × 5, यानी कि C11 A11, C21 A21, C31 A31, इसमें कोई डाउट है तो बताओ जी, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो -2 × 5 -10, 7 2 जा 14 और 3 1 जा 3, 14 और 3 17 -10 7, तो क्लियर हो गया कि किसी भी रो के कोफैक्टर्स यूज करो या किसी भी कॉलम के यूज करो, वैल्यू ऑफ डेटर्मिनेंट वही आएगी, ठीक है। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, देखो वो ऑब्जर्वेशन क्या है। अभी आपने जो कोफैक्टर्स फाइंड किए थे, जैसे ये आपने कॉलम के फाइंड किए, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान से देखना, ये आपके फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर्स हैं, किसके हैं फर्स्ट कॉलम के। इससे पहले आपने सेकंड रो के भी निकाले थे, ये आपके कोफैक्टर्स किसके हैं फर्स्ट कॉलम के, मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर्स को, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को छोड़ के किसी भी दूसरे कॉलम के कॉलम किसी भी दूसरे कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, यानी कि मैं फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फर्स्ट कॉलम के क्या कोफैक्टर्स, मैं फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सेकंड कॉलम के एलिमेंट से, तो बताओ क्या आएगा, -2 × 3 प्लस 7 × 0 प्लस 3 × 2। अब मैं फर्स्ट कॉलम के, अब सही वैल्यू क्या आ गई, -6 + 6 0 आ गया। अब मैं फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर को थर्ड कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो -2 × 8 क्या -16, 7 × 1 क्या 7
और 3 इंटू 3 क्या हो गया आपका 9, 9 + 7 16, 16 - 16 0। तो ये आपका होता है किसी भी कोफैक्टर, अगर रो है जैसे कि फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स हैं, अगर आप सेकंड रो या थर्ड रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0। किसी भी कॉलम का कोफैक्टर्स को उस कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ के किसी भी दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0 एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया यहाँ तक? चलें आगे, ठीक है। तो ये आप लिख लो, मैं बोल रहा हूँ, लिखो कंसेप्ट में लिखो। इफ वी मल्टीप्लाई any column cofactors say column 1 cofactors with other column elements say column 2 और column 3, यानी कि कोफैक्टर्स किसका? कॉलम 1 का, और एलिमेंट किसके? 2 या 3, किसी के भी ले लो, ठीक है। कॉमा सेम प्रोसेस फॉर रो, ऐसे लिख देना। तो समझ गए ना क्या कह रहा हूं मैं? यानी कि रो के लिए भी यही रहेगा। देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी इक्वल टू 0। समझ गए? ठीक है। एमसीक्यू में ऐसे आ जाए, कुछ भी आ जाए तो देखते ही आपको 0 कर देना है, देखते ही आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आपने देखा भाई कोफैक्टर्स तो ये हैं, लेकिन एलिमेंट किसी और कॉलम के है, तो ऐसे रो में देखोगे तो डायरेक्टली ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? 0 के। आपको करके देखने की जरूरत नहीं है फिर, ठीक है। ऑफ दिस एक्सरसाइज दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अपने कहा जा रहा है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। वैल्यू क्या है आपकी? 1x and then yz, then 1y and then zx, and then 1z and then xy। पहले वैल्यू चेक करो, यही है ना, 1xyz, 1yzx and 1zxy। आपको यूज करना है थर्ड कॉलम के कोफैक्टर्स का। वी हैव टू यूज कोफैक्टर्स ऑफ थर्ड कॉलम। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो थर्ड कॉलम का मतलब क्या? ये क्या हो गया? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, एक आपको फाइंड करना होगा C31। ये वाला एलिमेंट क्या है? सेकंड रो थर्ड कॉलम। ये तो हो गया आपका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। एक मिनट भाई, ये 1 3 हो गया। कॉलम वाला जो पार्ट है अब आपका फिक्स रहेगा। जब कॉलम की बात करता है, कॉलम वाला एलिमेंट आपका फिक्स रहेगा, बस चेंज क्या होगा? ये आगे क्या है आपको फाइंड करना है? 2 3 और फाइंड करना है 3 3। ऐसे रो वाले केस में रो वाला जो पार्ट होता है फर्स्ट वाली वैल्यू फिक्स होती है। अगर आपने थर्ड कॉलम का है तो ये 3 3 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। समझ पा रहे हो? ठीक है। अच्छा जी, तो आपको पहले फाइंड करना है C13। तो बताओ जी C13 क्या? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो मैं बोल सकता हूँ Z - y। क्या होगा? Z - y। ठीक है। फिर आ जाओ C23। सेकंड रो थर्ड कॉलम, Z - x। क्या होगा? Z - x। समझ पा रहे हो चीज को? ये क्या होगा आपका? Z - x। ये क्या हो गया आपका? Z - x। ठीक है। अब देखो ऑर्डर वाइज क्या होता है? x, फिर होता है y, फिर z। तो ये क्या होगा? x - y। फिर क्या होता है? y - z, और फिर क्या बनता है? z - x। फिर क्या बनता है? z - x। अब ये बन तो सही रहा z - x, लेकिन विद माइनस साइन। ये बन तो रहा है आपका सही, ये ऐसे बन रहा है, यही बन रहा है ना, बट बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन इसका ऑर्डर रिवर्स हो गया और ये हो गया x - z।
क्या हो गया, x माइनस जेड। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या है, C33। तो C33 क्या हो गया जी, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो मैं बोल सकता हूँ y माइनस एक्स, इसमें तो कोई इशू नहीं है, इसमें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब आप क्या कहोगे, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ थर्ड कॉलम, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ थर्ड कॉलम। तो क्या होना चाहिए डिटरमिनेंट, A13 इंटू C13 प्लस A23 इंटू C23 प्लस A33 इंटू C33। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। आप ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। A13 YZ, तो यहाँ लिखो YZ। C13 क्या हो गया, Z माइनस वाई। A23 ZX और C23 क्या हो गया, X माइनस Z। क्या हो गया जी, X माइनस Z प्लस A33 क्या हो गया, XY और C33 क्या हो गया, Y माइनस X। क्या हो गया जी, Y माइनस X। को डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो वाइल सॉल्विंग दिस, अब देखो क्या आ जाएगा, YZ इंटू Z क्या हो जाएगा, YZ स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर Z। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ZX इंटू एक्स क्या हो जाएगा, ZX स्क्वायर माइनस ये Z है, माइनस क्या हो जाएगा, Z स्क्वायर X। XY इंटू वाई क्या हो जाएगा, XY स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, X स्क्वायर वाई। माइनस में क्या हो जाएगा, X स्क्वायर वाई। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। एक काम करो, C33 क्या आया था हमारा, Y माइनस एक्स आया था ना, कल इतना आप भी कर लो, साथ साथ में कर ही रहो तो पूरा ही करवाए तो, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। चलो अब ये देखो यहाँ, पहले इसको मैं थोड़ा लिख लेता हूँ। देखो ये क्या है आपका, YZ स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर Z। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखो जी, यहाँ मुझे क्या दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर, और इसमें भी एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है। इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, तो प्लस में क्या हो गया, ZX स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ये समझ पा रहे हो, ठीक है जी। बाकी क्या रह गया, ये हो गया माइनस जेड स्क्वायर एक्स माइनस जेड स्क्वायर एक्स और प्लस में क्या हो गया, एक्स वाई स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। यहाँ से कॉमन क्या, वाई जेड। अगर मैं वाई जेड कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से क्या आएगा, जेड और यहाँ से आएगा वाई, तो जेड माइनस वाई। ऑर्डर वाइज आपको लगता है जेड माइनस वाई होना चाहिए, ऑर्डर वाइज क्या होता है, वाई माइनस जेड। तो ये बना तो है लेकिन रॉन्ग ऑर्डर में बना है। हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, वाई माइनस जेड। अच्छा यहाँ से देखो कॉमन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, जेड माइनस वाई। ये भी गलत ऑर्डर बना है। अब यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ से x कॉमन लेता हूँ, क्या कॉमन लेता हूँ, x, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। यहाँ से आपको सही ऑर्डर मिलेगा। कॉमन हम लेंगे जो सही ऑर्डर होगा। तो ये क्या हो जाएगा जी, ये हो गया वाई जेड और ये हो गया जेड माइनस वाई। ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया जेड माइनस वाई प्लस एक्स। इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, ए प्लस बी और a माइनस बी। ये बात क्लियर होगी। ये क्या हो गया, a प्लस बी और a माइनस बी, a माइनस बी। ठीक है जी। अब देखो आ गया। अब कॉमन हम क्या लेंगे, एग्जैक्टली जो राइट ऑर्डर है, दैट इज y माइनस जेड। तो मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया y माइनस जेड। जैसे मैंने y माइनस जेड कॉमन लिया, यहाँ से माइनस कॉमन, तभी होगा y माइनस जेड। तो ये क्या हो गया, माइनस वाई जेड। समझ पा रहे हो, या पहले कॉमन ले लूँ, आगे समझ में। जैसे इसको आपने y माइनस जेड किया तो माइनस बाहर आ गया, तो ये क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो गया प्लस एक्स इंटू में क्या हो गया, y प्लस जेड। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है, ठीक है। अब आगे देखो, ये हो गया y माइनस जेड, ये क्या हो गया, y माइनस जेड और ये क्या हो गया, माइनस वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस एक्स जेड प्लस क्या हो गया जी, एक्स जेड। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है।
ओके, अब देखो क्या बन सकता है। अगर मैं यहाँ से ये दोनों ध्यान से देखना z कॉमन लेता हूँ तो ये बनेगा x माइनस वाई, जैसे कि ये क्या हो गया y माइनस जेड। ध्यान से देखो, मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने यहाँ से x कॉमन ले लिया, नहीं मैंने यहाँ से क्या कॉमन ले लिया z। तो जैसे मैंने z कॉमन लिया, ये तो हो गया x और ये हो गया माइनस वाई, तो इन दोनों का कनेक्शन क्लियर हो गया आपको? हो गया क्लियर? अब ये x माइनस वाई बन गया। अगर मैं यहाँ से माइनस एक्स कॉमन लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा x और ये क्या हो जाएगा माइनस वाई। तो क्या आपको इन दोनों का कनेक्शन क्लियर हो गया? कॉमन क्या आ जाएगा? कॉमन क्या आ जाएगा? x माइनस वाई। कॉमन क्या आ जाएगा? x माइनस वाई। तो मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया x माइनस वाई और पहले से क्या था y माइनस जेड, y माइनस जेड। तो विद इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा? z माइनस एक्स। तो राइट ऑर्डर आ गया सारा। दैट इज, इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा? x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। आपको वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट हैज बीन गिवन, दैट इज a11, 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 a12, a12 and a13, right? Then a21, a22, a23 and then a31, a32 और a33। अब आपको कहा जा रहा है एंड aij इज अ कोफैक्टर। जैसे कि मैंने कहा आपकी बुक में कोफैक्टर का सिंबल aij है, ठीक है? ये आपका क्या हो गया? कोफैक्टर। और स्मॉल aij क्या हो गया? आपका एलिमेंट्स, ठीक है? तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या होगी भैया? जिस रो और कॉलम के साथ वही कोफैक्टर होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट वाले को देखो तो फर्स्ट वाले में कहा जा रहा है आपको, अगर फर्स्ट ऑप्शन देखो आप, तो ये आपका a11 और a31, ये ऑप्शन यहीं खत्म हो गया, क्योंकि जो एलिमेंट वही कोफैक्टर होना चाहिए। जरा ऑप्शन बी में आओ। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है a11, a11। चलो कहानी बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन जैसे आपने ये देखा a11, आगे देखो क्या कहा जा रहा है a12 और आगे क्या है फिर a21। बस ये कहानी भी खत्म हो गई, ये कहानी भी क्या हो गई आपकी? खत्म। ऑप्शन सी में आओ, a21, a11, ये कहानी भी शुरू होते ही खत्म होगी। अब सारी उम्मीद हमारी रह गई ऑप्शन डी से। ऑप्शन डी में क्या है? a11 और a11। अभी नहीं भी होगा तो भी हाई करना पड़ेगा। a21 और ये भी हो गया जी a21 और ये हो गया a31 और ये हो गया a31। क्लियर हो गया? तो ये आप कह सकते हो ये आपका क्या है? ठीक है, क्योंकि 1 1 के साथ 1 1। अच्छा देखो इसमें फिक्स क्या है? 1 1 1, यानी कि फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर से आपने इवैल्यूएट किया हुआ है और एलिमेंट भी a11, a21, a31। समझ में आ रहा है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। और इसी के साथ एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट। ठीक है, दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा? जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।